दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री आज केरल में थे। केरल के प्रसिद्ध श्री गुरुवायूर मंदिर में थे। वह त्रिशूर के श्री रामास्वामी टेम्पल भी गए और प्रधानमंत्री कल आंध्र प्रदेश में थे। वहां पर वो लेपाक्षी मंदिर में गए जहां पर माना जाता है जटायु की मुलाकात श्री राम से हुई थी। प्रधानमंत्री इससे पहले कभी इस तरीके से, खास तौर से तब जब चुनावों का शोर हो, वह भी लोकसभा के चुनाव का, इस तरीके से मंदिर मंदिर जाते नहीं थे। हर कोई सोच रहा है दरअसल अयोध्या में राम मंदिर और रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा में सांकेतिक ही सही, लेकिन वह यजमान तो हैं, उनकी मौजूदगी तो है और इस दौर में उन्होंने उपवास भी रख रखा है और इसी वजह से वो तमाम मंदिरों में लगातार जाएंगे और जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव को इस दौर में अयोध्या या देश के तमाम मंदिरों से अलग किया जा सकता है? खास तौर से तब जब बीजेपी खुद को हिंदुत्व के आश्रय और आरएसएस खुद को मंदिरों और हिंदुत्व के आश्रय भारत की राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में बार बार बढ़ता हुआ नजर आया है। तो क्या यह एक राजनीतिक पहल इस तरीके से पहली बार देश में हो रही है जिसकी अगुवाई कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो चली है जिसमें उसे नजर आने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा दरवाजा दक्षिण की तरफ अगर नहीं खुला या पहले से खुला हुआ दरवाजा अगर बंद हो गया तो दिल्ली की राजनीतिक सत्ता डामाडोल हो जाएगी? आप कहेंगे कि दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का सवाल है। इन सवालों के साए तले राजनीति को क्यों परखा जाए और राजनीति की चर्चा भी क्यों की जाए? यह तो राजनीतिक तौर पर तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो क्या उसी हिसाब से इस देश में मौजूदा परिस्थितियों को देखा जाए? या प्रधानमंत्री तो भक्ति रस में डूबे हैं, या प्रधानमंत्री अपने तौर पर कई मौकों पर खुद मंदिर जाते और मंदिर के आश्रय उन्होंने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में खुद को रखा है जिसमें वो चाहे केदारनाथ की गुफा ही क्यों ना हो। तो क्या इसमें कुछ अचरज की बात है? अचरज की बात दरअसल बिल्कुल नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब देश के भीतर में अयोध्या और राम मंदिर और हिंदुत्व का सवाल चुनावी तौर पर किसी मुद्दे की तर्ज पर या किसी एजेंडे की तर्ज पर जब बरसों बरस से रेंग रहा हो और पहली बार खुलकर प्रधानमंत्री चुनाव में जाने से ऐन पहले राम मंदिर और उससे पहले तमाम मंदिरों में दर्शन कर रहे हों और उनकी मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही हो कि दरअसल धर्म के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण इस देश में हो सकता है और बीजेपी को लाभ मिल सकता है, तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा, 2014 और 2019 में इतनी बड़ी जीत क्यों मिल गई बीजेपी को? जाहिर है उस दौर में इस तरीके से मंदिरों में जाना या हिंदुत्व या राम मंदिर या अयोध्या का जिक्र तो बिल्कुल नहीं था, यहां तक कि मैनिफेस्टो तक में नहीं था। तो अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई? तो प्लान क्या है? क्या वाकई इतना बड़ा प्लान 22 जनवरी को लेकर है? लेकिन अगला सवाल फिर वही है, क्या 22 जनवरी के बाद कोई बड़ा प्लान है? जिस रास्ते बीजेपी निकलना चाहती है उसमें दक्षिण की तमाम सीटों के मद्देनजर 128 सीट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वहां से उसका सुपड़ा साफ तो दिल्ली की सत्ता गई। क्या ऐसी स्थिति है? इसीलिए दक्षिण के मंदिरों में अभी और बाद में भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे, उनके भाषणों में भी यह बात नजर आने लगी है। लेकिन बात इस मौके पर इतनी छोटी या इतनी बड़ी नहीं है। हमें लगता है शुरुआत तो आज इस बात से कीजिए जब प्रधानमंत्री ने मना किया या प्रधानमंत्री को समझाया गया या इस दौर में यह बात निकल कर आई कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रमुख यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होंगे और यह भी सवाल उठा कि इस दौर को राजनीतिक तौर पर ना परखें। तो हमें लगता है दो बातों पर गौर कीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे निपेंद्र मिश्रा से मिलिए आप।
जिन्हें पूरा का पूरा कामभार सौंपा गया अयोध्या में वक्त पर यानी 22 जनवरी तक सारे निर्माण कार्य पूरे होने चाहिए और जिस दिशा में प्रधानमंत्री चाहते हैं उस दिशा में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह जिम्मा नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछा गया। उनसे पूछा गया इस दौर में तमाम बातें तो राजनीतिक तौर पर चल रही है, तो उन्होंने कहा भगवान राम को राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, वो खुद को देखते थे या उनके भक्तों ने इस दौर में देखना शुरू कर दिया है। और फिर उन्होंने जो कुछ कहा पहले इससे एक लकीर खींचिए जो राजनीतिक है, जो धार्मिक है, जो आस्था से जुड़ी है, जो अयोध्या से जुड़ी है और हो सकता है वह गुरुवायूर के मंदिर हो या श्री रामास्वामी टेम्पल हो जहां पर आज प्रधानमंत्री मौजूद थे। उसके बाद इन सवालों पर जिक्र किया जाएगा। लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आती कि भगवान राम राजनैतिक बन गए या जो उनके अनुयायी हैं, जो उनमें भक्ति रखते हैं, वह उनको राजनैतिक बना रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या भगवान राम राजनैतिक बने हैं? क्या भगवान राजनैतिक होकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं? क्या वो प्रत्येक को अलग अलग भक्ति की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या वो अलग अलग लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनसे राजनीति कैसे जुड़ सकती है? अब सवाल आस्था का है, भक्ति का है या राजनीति का है, या अयोध्या राजनीतिक तौर पर दक्षिण भारत में भी बीजेपी का प्रभाव स्थापित कर सकती है। इन बातों का जिक्र अब शुरू किया जाए। यह सबको पता होगा कि केरल में आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। लगभग 5,500 शाखाएं आरएसएस की हैं। बावजूद इसके केरल में बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाती है। जिस वक्त वो कर्नाटक में पहुंचे और कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता रही और पिछली बार तमाम लोकसभा की सीटें उसने जीत ली, लेकिन इस बार विधानसभा में वो हार गई। लेकिन जब राजनीतिक तौर पर बीजेपी की मौजूदगी कर्नाटक में थी, उस वक्त आरएसएस की तकरीबन 3,375 शाखाएं कर्नाटक के भीतर नजर आने लगी संघ की। राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसी पुख्ता जमीन है जिस पर बीजेपी खड़े होकर अब भी सोच रही है कि उसको चुनावी जीत मिल जाएगी। अगला सवाल हो सकता है आपके जहन में आए, कम से कम तमिलनाडु में तो नहीं। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा वोट भी नहीं मिलते हैं बीजेपी को, बावजूद इसके तमिलनाडु में तकरीबन 2060 शाखाएं आरएसएस की है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के भीतर भी तकरीबन 2000 शाखाएं हैं। तेलंगाना के भीतर आइएगा तो खास तौर से आदिवासी बहुल इलाके, और तेलंगाना में इस दौर में जब अपना प्रभाव बीजेपी ने जमाना पिछले चुनाव के बाद शुरू किया तो उसके बाद तकरीबन 1,300 शाखाएं वहां पर उसकी लगने लगी। तो पहला सवाल यह है, जब राजनीतिक तौर से हटकर आरएसएस को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो इस दौर में आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस की शाखाओं में किन बातों का जिक्र खास तौर से दक्षिण भारत में हो रहा है जहां प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर नजर आ रहे हैं? तो क्या इसके जरिए वो राजनीतिक लाभ उठा सकती है? राजनीतिक तौर पर उसकी मौजूदगी हो सकती है। हमें लगता है एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री की आज की तस्वीर को भी देखिए। यह तस्वीर श्री रामास्वामी टेम्पल की है, यह गुरुवायूर मंदिर की है। जरा देखिए इसे। कोई कह नहीं सकता है प्रधानमंत्री को इस स्थिति में देखकर कि उनकी भक्ति या धार्मिक अनुष्ठानों में उनसे कहीं भी कोई अलग परिस्थिति किसी भी भक्त के जरिए नजर आ सकती है। बिल्कुल प्रधानमंत्री धार्मिक अनुष्ठानों में रम जाते हैं और यही उनकी पहचान है कि वो आरएसएस से निकले,
संघ में प्रचारक के तौर पर रहे, इस देश का भ्रमण किया, इस देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझा, सांस्कृतिक मूल्यों को जाना, लेकिन आखिर में बात वहीं घूमकर आती है जहां पर इस देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए कदम के साथ साथ जब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी की मौजूदगी या स्वयंसेवकों की मौजूदगी जो संघ से जुड़े रहे, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया उन जगहों पर भी जहां बीजेपी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता था। तो क्या दक्षिण भारत मौजूदा वक्त में 2024 के लिए इतना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो चुका है जहां पर अगर उसे सीट नहीं मिली तो जिस उत्तर भारत या जो कहें भारत के बीचों बीच की जो तमाम राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन जगहों पर उनकी अगर राजनीतिक जमीन राजनीतिक तौर पर जो वो तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता जिनकी कतार शरद पवार के 22 तारीख को निमंत्रण पाने के बावजूद ना आने की बात का जिक्र कहकर किया कि हम उसके बाद आ जाएंगे, इन्हीं बातों का जिक्र ममता बनर्जी ने किया, इसी का जिक्र कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया, खासतौर से प्रमुख नेताओं ने। कुछ नेता तो चले जा रहे हैं लेकिन प्रमुख नेताओं ने किया। और इसी कतार में निमंत्रण अगर अलग अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को दिया जा रहा है तो दो सवाल और हो सकते हैं, तब केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के पास यह निमंत्रण क्यों नहीं आया? तो राजनीतिक तौर पर निमंत्रण भी राजनीति का हिस्सा हो सकता है क्या? जब इस बात की जानकारी पहले से हो कि दरअसल इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो नहीं आएंगे उन्हें हम निमंत्रण भेज रहे हैं और सबको पता है कि उद्धव ठाकरे को निमंत्रण मिलेगा तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि शिवसेना की अपनी पहचान भी अयोध्या से जुड़ी हुई है। तो राजनीति तो एक झटके में निकल कर आ गई और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आपको मंदिरों में दक्षिण भारत के नजर तो आ रहे हैं लेकिन वह उस राजनीतिक जमीन को पुख्ता करना चाहते हैं जिस राजनीतिक जमीन से चुनावी जीत मिल जाए। और चुनावी जीत कैसे मिलेगी बिना संगठन और स्वयंसेवकों की मौजूदगी के बिना? तो पहली बार केरल के भीतर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो यह हर कोई जानता समझता है कि केरल में बड़ा संघर्षपूर्ण और बड़ा खूनी टकराव वहां के स्वयंसेवक कार्यकर्ता बीजेपी के हैं उनके बीच और दूसरी तरफ वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच रहता है। उसका जिक्र खुले तौर पर प्रधानमंत्री ने किया और बताया कि लंबे वक्त से चाहे यह संघर्ष चल रहा हो लेकिन आप टिके हुए हैं तो वो टिके रहना अच्छी बात है और राजनीतिक तौर पर इसका लाभ बीजेपी कैसे ले सकती है, शायद इस दिशा में प्रधानमंत्री मंदिर से निकलकर जब वहां पहुंचे तो इस बात का जिक्र करने से चूके नहीं। सुनिए उसे भी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरला के कोने कोने में कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों ने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा है। राजनीतिक हिंसा के बीच भी अपनी विचारधारा और देशभक्ति के प्रति कमिटेड रहने वाली कार्यकर्ताओं की हर पीढ़ी को आज मैं सर झुका करके नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं बिना कार्यकर्ताओं के जीत मिलती नहीं है, इसीलिए उनका यह नमन कार्यकर्ताओं को अच्छा भी लगता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अयोध्या से हम केरल पहुंच गए और दक्षिण भारत के दरवाजे को खोलने का प्रयास बीजेपी इसलिए कर रही है कि क्या वो 272 सीटों के नीचे ना आ जाए, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन अपने तौर पर खड़ा इस दौर में महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में अगर वो खड़ा होता है तो क्या यहां की घटती हुई सीटें दक्षिण भारत में पूरी कर सकती है, खासतौर से तब जब कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथों से निकल गई, तेलंगाना की सत्ता भी कांग्रेस के पास आ गई और इस दौर में तेलंगाना के भीतर खड़ी हुई जो पार्टी सत्ता की थी बीआरएस, वह बीजेपी के साथ है।
कर्नाटक के भीतर जेडीएस कल तक चाहे वह कांग्रेस के साथ थी, लेकिन आज वह बीजेपी के साथ है। तो राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ इंडिया से कहीं कई कदम तेजी से आगे निकलकर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 272 को हर हाल में छूने के लिए बना रही है। और एक एक सीट बड़ी मायने रखती है, क्योंकि दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 128 सीटें हैं। इसमें से कर्नाटक में बीजेपी को पिछली बार 25 सीटों पर जीत मिली थी, उसकी अपनी सत्ता थी। इस देश भर के भीतर में पहली बार हुआ कि 28 में से 25 लोकसभा की सीट बीजेपी जीत गई। और तेलंगाना में भी 4 सीट यानी 128 में से 29 सीट बीजेपी जीतती है। लेकिन जब आप इसके वोटों के परसेंटेज पर आइएगा तो यह हैरत स्थिति इसलिए है क्योंकि तेलंगाना में उसे 19% वोट मिले, जहां पर 4 सीट मिली। केरल में उसको 15% वोट मिले, जहां एक भी सीट नहीं मिली। तमिलनाडु में सिर्फ 3.5% वोट मिले। आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम वोट मिला। लेकिन कर्नाटक में 50% पार, लगभग 51.5% वोट मिले। यह परिस्थिति क्या बतलाती है? पहली बात, तेलंगाना के भीतर सत्ता परिवर्तन इस वोटों के प्रतिशत को कम करेगा। चुनावी आंकड़ों में जो सीटें पिछली बार 25 जीती थी, उसमें कटौती होगी, उसमें कमी आ जाएगी। अब इसकी पूर्ति कहां से होगी? तो क्या ये 128 सीट, खास तौर से तब जब जिक्र इस बात को लेकर हो रहा है कि राम राज्य है, राम आ रहे हैं और अयोध्या के आसरे राजनीति को धीरे धीरे पुचकारा जा रहा है। और शायद यही वो वजह है जिसमें अगर इस देश के भीतर पहला सवाल मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हुआ, नॉर्थ ईस्ट के भीतर बीजेपी की पहुंच पकड़ तो दूर की बात, वहां पर भी संघ के सबसे ज्यादा शाखाएं इसी दौर में आगे बढ़ी हैं। तकरीबन 1,500 शाखाएं नॉर्थ ईस्ट में है, जिसमें सबसे ज्यादा 900 शाखाएं असम के भीतर है। तो नॉर्थ ईस्ट अगर बीजेपी के मानचित्र से बाहर होता है, अगर दक्षिण का दरवाजा नहीं खुल पाता है जिस दृष्टि से वो खोलना चाहती है, तो फिर 272 का आंकड़ा कैसे छू पाएंगे? ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर भी सत्ता संभाली, पूरी ताकत से संभाली, यानी बहुमत उनके साथ रहा। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो देश की सत्ता हो, 2014 हो, 2019 हो। इसीलिए इस बार टारगेट 400 का लेकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है सबसे बड़ा कि अगर 272 के नीचे आते हैं तो एक बड़ी हलचल इससे पहले इंडिया या विपक्ष के भीतर शुरू हो, एक बड़ी हलचल तो बीजेपी के भीतर शुरू हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी के भीतर के नेताओं को भी यह लगने लगा है कि दरअसल मीडिया अपने तौर पर जिस हौवे के साथ मौजूदा वक्त में सत्ता को आगे दिखा रहा है या राजनीतिक सत्ता के हर कार्यक्रम के पीछे खड़ा है, तो यह तो उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जमीन पर राजनीति इसकी इजाजत देती नहीं है। और बड़ी बात यह है कि खास तौर से जो पुराने बड़े बुजुर्ग नेता या जो अनुभवी नेता या जो कद्दावर नेता बीजेपी में इस वक्त हैं, जिनको लगने लगा है कि पता नहीं टिकट कैसे कब क्यों कट जाए, उनके भीतर एक सवाल है, क्या इस दौर में मीडिया ने बीजेपी को हौवे के साथ इतना बड़ा बनाकर खड़ा कर दिया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अब आने वाले वक्त में जब टिकटों का वितरण शुरू होगा तो उनका टिकट भी कट जाएगा, चाहे उनकी राजनीतिक जमीन कितनी भी पुख्ता हो? यह सवाल बीजेपी के भीतर है। और संयोग से यह सवाल अयोध्या से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मीडिया की मौजूदगी ने इस दौर में राजनीतिक तौर पर एक ही पाठ बीजेपी को पढ़ा दिया है, या बीजेपी ने उसी पाठ को अपना लिया है कि दरअसल हिंदुत्व और हिंदू और राम मंदिर, इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है। और अगर यह सबसे बड़ा है तो इसका राजनीतिकरण करने पर सबसे बड़ा लाभ भी मिल जाएगा और एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है? राजनीतिक तौर पर यह परिस्थितियां हैं क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां पर 10-10 सीटों का घाटा एक झटके में बीजेपी की सांस फुला देगा। और अगर यह बंगाल में भी सफल हो गया तो जो सीटें बंगाल में बीजेपी ने जीती वह एक झटके में आधी से नीचे आ जाएगी। यह 3 राज्य ऐसे हैं
जिसको लेकर कोई राजनीतिक प्रयोग कोई दूसरा बीजेपी करने की स्थिति में नहीं है। उसे सिर्फ एक परसेप्शन और एक हवा बनानी है। उस हवा को बनाने के लिए मीडिया की मौजूदगी और परसेप्शन और नैरेटिव क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार अलग अलग मंदिरों में नजर आ रहे हैं। अब अगला सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत की राजनीति एक झटके में जिस दिशा को देखने लगेगी, उस दिशा के लिए क्या बीजेपी और सरकार तैयार है? क्योंकि 31 जनवरी से संसद शुरू होगी, 1 तारीख को अंतरिम बजट रखा जाएगा, यानी एक झटके में इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियां पटल पर होगी राजनीतिक तौर पर। हालांकि उस दौर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और स्वयंसेवक देश भर में लाखों करोड़ों लोगों के घरों तक पहुंचकर प्रसाद जो प्राण प्रतिष्ठा का होगा उसके वितरण का कार्यक्रम बना चुके हैं। संघ के जो पूरे की पूरी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि तकरीबन 5,500 शाखाएं केरल में, तमिलनाडु के भीतर 2060 शाखाएं, आंध्र प्रदेश के भीतर भी 2000 से ज्यादा शाखाएं, कर्नाटक में तकरीबन 2,500 से 3,000 शाखाएं और तेलंगाना के भीतर लगभग 1,300-1,400 के लगभग की शाखाएं। ये शाखाएं क्या काम करेंगी? ये लगातार राजनीतिक तौर पर उस परसेप्शन को डेवलप करेगी जो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को अयोध्या और राम मंदिर से जोड़ सके। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसके बाद भी मंदिरों को लेकर रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। तो क्या सब कुछ इतना आसान नहीं है जो नजर आ रहा है? और नजर आए इसीलिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो हमें लगता है आखिर में आप यजमान से मिल लीजिए, जो मुख्य यजमान प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रहेंगे। और प्रधानमंत्री अब प्रमुख यजमान चूंकि नहीं है, तो जो रहेंगे वो अनुष्ठान में अब शामिल हो चले हैं। और अनुष्ठान में शामिल होने के साथ ही डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो अपनी पत्नी के साथ तमाम अनुष्ठान में आज वैदिक मंत्रों के बीच नजर भी आए। उनको भी आप दर्शन कर लीजिए। तो ये अनुष्ठान लगातार चलेगा, 21 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को तो गर्भगृह में सभी बैठेंगे, लेकिन इसके आगे की परिस्थिति और 22 तारीख के बाद की राजनीति जब आपके जहन में अब रेंग रही हो, तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल और शायद भारत की राजनीति को, इतिहास को परखते हुए, पुराने पन्नों को टटोलते हुए कुछ बातों को याद कर लीजिए। इंदिरा गांधी को बिल्कुल नहीं पता था वह चुनाव 1977 में हार जाएंगी। वह चुनाव हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी को बिल्कुल नहीं पता था 2004 में शाइनिंग इंडिया के बावजूद वह चुनाव हार जाएंगे। वह चुनाव हार गए। 2024 में कौन हारेगा कौन जीतेगा इस दिशा में मत जाइए, लेकिन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में श्री राम मंदिर तैयार होने के बाद भारत की राजनीति क्या बार बार अयोध्या देखेगी या उसके आगे चलने को वह तैयार हो चली होगी? वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक और खुद प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीतिक बिसात किस दिशा में जाएगी, सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी उहापोह इसी बात को लेकर है। लेकिन एक तैयारी मीडिया को लेकर भी है कि उसके बाद की परिस्थितियों में जो बीजेपी की प्लानिंग अयोध्या को धुरी बनाकर इस देश में सीधे तौर पर 80-20 यानी एक तरफ बहुसंख्यक तबका और एक तरफ अल्पसंख्यक तबका, इन दोनों के बीच खड़े होकर 2024 का चुनाव लड़ा जाए, कमोवेश वह आपको 22 जनवरी के बाद से नजर आने लगेगा। सिर्फ नजरें साफ रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।